स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में नेता खुद ही एक दूसरे पर उठाने लगे कई सारे सवाल। बताएंगे कैसे नीतीश कुमार के करीबी का इस्तीफा होने जा रहा है। दोस्तों बताएंगे कौन है जो नीतीश कुमार की परछाई के तौर पर जाने जाते हैं नेता, और इस्तीफे की हो रही है बड़ी तैयारी। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में नीतीश के एक और बड़े ईबीसी समाज के दिग्गज नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों बताएंगे कहां पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ। दोस्तों बताएंगे कैसे एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान फिर से नया बवाल हुआ है। दोस्तों सड़कों पर बैठकर करने लगे एनडीए के बड़े बड़े नेता विरोध। दोस्तों इसी के साथ में नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों ने जमकर निशाना साधा है। साथ साथ बिहार से जुड़ी हुई पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से समाप्ति की ओर जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार की सरकार के बड़े नेता के इस्तीफे को लेकर बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंदर जोरदार तरीके का घमासान मचा हुआ है। दोस्तों दरअसल पूरी खबर कुछ इस प्रकार है, जहां पर नीतीश कुमार के काफी करीबी बल्कि नीतीश कुमार के परछाई के तौर पर जाने जाने वाले नेता अशोक चौधरी को लेकर यह बड़ी अपडेट है। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक चौधरी को लेकर बिहार के विपक्ष ने एक बड़ा खुलासा किया था। दोस्तों बताया था कि 200 करोड़ की जमीन की खरीद की गई है। दोस्तों यानी दावा किया गया था कि अशोक चौधरी उनके परिवार ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जमीन खरीदी और कुछ बैंकिंग लेन देन व रजिस्ट्रियों का भी हवाला दिया गया। दोस्तों आरोप में पत्नी बेटी सांभवी जो समस्तीपुर से सांसद है चिराग पासवान की पार्टी के, उन पर आरोप लगाया गया। उनके दामाद सायन कुंडल पर भी आरोप लगाया गया दोस्तों, और दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल से जुड़े ट्रस्ट का भी उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर कई सारे बड़े खुलासे के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही आपसी घमासान मच चुका है। दोस्तों मंत्री पर लगे जोरदार तरीके के आरोप को लेकर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता ने अशोक चौधरी से कई सारे कठिन सवाल पूछे हैं। दोस्तों बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पर अशोक चौधरी से जल्द जवाब देने के लिए बोला है, और कह रहे हैं कि अशोक चौधरी के कारण नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए वरना मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा दे दीजिए। यानी दोस्तों खुलकर अब अशोक चौधरी के खिलाफ पार्टी के लोगों ने ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है दोस्तों। यानी नीतीश के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा वरना जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का समर्थक बताया जाएगा। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि जरूर आने वाले दिनों के अंदर जनता दल यूनाइटेड के अंदर इसी तरीके से और भी कई बड़े झटके सामने आएंगे, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड को एक और तगड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रभावशाली नेता ईबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आयोजित अति पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन में राजेश कुमार जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। राजेश कुमार इससे पहले पूर्व विधायक बोगो सिंह जेडीयू छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, यानी इनसे पहले जेडीयू के और भी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं दोस्तों। तो इससे पता चल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमकर जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में जाने का दौर लगातार नेताओं का जारी है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो और भी कई बड़े इस्तीफे होंगे जनता दल यूनाइटेड के अंदर और नीतीश कुमार की पार्टी इस बार विपक्ष के सबसे बड़े टारगेट पर है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बेगूसराय के तेगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता दल यूनाइटेड के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, जिसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद हो गया। दरअसल खबर यह सामने आई कि मंच पर कई सारे नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया दोस्तों। इसी बात को लेकर नाराजगी दिखाई गई। जिन्हें कुर्सी नहीं दी गई थी वो गुस्सा होकर जमीन पर ही बैठ गए, और जिन महिलाओं को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया वो गुस्सा होकर जनता दल यूनाइटेड जिला अध्यक्ष रुदल राय पर निशाना साधने लगे दोस्तों। ऐसे कई और लोग भी थे जो पूरे मंच को लेकर जोरदार विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई सारे विरोध वायरल हो रहे हैं दोस्तों, जहां पर वर्तमान प्रदेश महासचिव भूमिपाल राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि मंच पर ना तो वक्ता के रूप में बुलाया गया और ना ही बैठने के लिए कुर्सी दी गई दोस्तों। और यही बड़ा कारण था कि 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ सड़कों पर बैठकर विरोध करने लगे दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि एनडीए गठबंधन की जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है दोस्तों, यह कार्यकर्ता सम्मेलन कम आपसी विवाद का मंच बड़ा दिखाई देता है। दो शब्द इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट
अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन के क्रम में प्रतिरोध हस्ताक्षर अभियान चलाया है। दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए सिग्नेचर अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों, जिसका समर्थन पार्टी को वाराणसी से मिला है। वाराणसी में कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे का समर्थन करते हुए इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए सभी ने अपना हस्ताक्षर किया है, सिग्नेचर करके समर्थन जताया है। इस अभियान की शुरुआत की राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी राजेश तिवारी ने दोस्तों, और बीजेपी के उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को निशाने पर लिया है। दोस्तों पूरे मामले में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, वोट चोर गिरोह की पोल खोलने एसआईटी मैदान में उतर रही है। दोस्तों यानी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच अब कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं करेगी, बल्कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए पुलिस फोर्स के बड़े बड़े अधिकारियों को मैदान में उतार कर उन्हें वोट चोरी के बारे में पता लगाने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सही तैयारी कर रखी है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार ने दोस्तों, और सही किया है कि एसआईटी का गठन किया गया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सीआईडी को रोकने के तो प्रयास किए गए, लेकिन जब एसआईटी के द्वारा डिमांड की जाएगी दोस्तों तो जरूर आंकड़े देने पड़ेंगे, सबूत देना पड़ेगा। चुनाव आयोग को जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि 18 महीने से सीआईडी ईसीआई को चुनाव आयोग को पूछ रही थी कि हमको दीजिए सबूत, लेकिन चुनाव आयोग देने को तैयार नहीं था, इसीलिए बड़े बड़े अधिकारी अब जांच करेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन सुबह सुबह खबर सामने आती है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे पूरे देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल वाले माहौल बनाने लगे कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी घोषणा करेंगे और तमाम तरीके के भाजपा वाले दावा करने लगे दोस्तों, अलग अलग तरीके के दावे, कोई पीओके आ जाएगा, कोई यूसीसी आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा था दोस्तों। यानी भाजपा के लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे आते हैं भाषण देने के लिए दोस्तों। जैसे हर बार सस्पेंस बनाया जाता है और निकलता कुछ नहीं है, वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री एक बार फिर से भाषण देने के लिए आए दोस्तों, और उनका केवल भाषण ही था, इससे ज्यादा कुछ दिखाई दिया नहीं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के भाषण में वो कहते हैं कि हम लोग जीएसटी बचत उत्सव आज से मनाएंगे, यानी बीते दिन उन्होंने कहा था कि कल से हम जीएसटी बचत उत्सव मनाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जीएसटी को लेकर कुछ नए फैसले लिए हैं। भाजपा का दावा है कि इस फैसले से लोगों के पैसे बचेंगे और जीएसटी कम किए जाने का उत्सव मनाया जाना चाहिए। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर बोला कि 2017 में जीएसटी आया था, 2017 से लेकर 25 के बीच में लोगों के ऊपर अतिरिक्त जीएसटी का बोझ डाला गया और लोगों को अतिरिक्त जीएसटी के कारण कई सारे नुकसान हुए, और आज जब इसे हटा दिया गया है, नॉर्मल कर दिया गया है, तो उस पर कहा जा रहा है कि हमको उत्सव मनाना चाहिए। किस बात का उत्सव मनाना चाहिए? हमको तो 2017 से 2025 के बीच में हुए लूट के बारे में भाजपा की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 2017 से 25 के बीच में क्यों लोगों के ऊपर अतिरिक्त जीएसटी थोपा गया, जिसके कारण लोग इतने परेशान रहे, कई सारे कारोबार बंद हो गए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देने के लिए आए थे दोस्तों, लाइव आए थे, तो लोगों को लगा कि कुछ बड़ा ऐलान होगा, इसीलिए 23,000 लोग प्रधानमंत्री के भाषण को लाइव देख रहे थे दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि लाइव के अंदर लोगों के अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर कितना गुस्सा है लोगों के मन में दोस्तों। बीजेपी सरकार को लेकर लोगों ने कमेंट कर रखा था एसएससी का रिफॉर्म करिए, किसी ने लिखा था कि रिजाइन कर दो, किसी ने लिखा कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है कि लोगों के मन में कई सारे मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी को लेकर एक गुस्सा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली करके गब्बर सिंह टैक्स लगाया। 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड एड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज किसानों के ट्रैक्टर सबसे ज्यादा वसूली जीएसटी की इन्हीं पर की। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद जो टोटल भाजपा सरकार ने कलेक्शन किया है दोस्तों, उस कलेक्शन का हिसाब किताब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह बताया गया है कि 55 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोगों से पैसा वसूला गया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार ने जनता को कोई राहत नहीं दी और अब नरेंद्र मोदी आकर जीएसटी उत्सव मनाने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। दो शब्द आप भी इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पूर्णिया के रंगभूमि मैदान व नव संकल्प यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन बताकर वो कह रहे हैं कि हम लोग एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में उनके समर्थक एनडीए के उम्मीदवार के साथ होंगे। इसके लिए हम घूम घूम कर समर्थकों को तैयार कर रहे हैं। कोसी सीमांचल के तमाम कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के स्वागत के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में इकट्ठा हुए। दोस्तों, मंच पर बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को चिराग पासवान ने श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, चिराग पासवान नव संकल्प यात्रा निकालते हुए दावा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के एक एक कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, लेकिन कितना एकजुट कर पाएंगे तो बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन बार बार वो एक ही बात बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि उनकी पार्टी में जब पूरा परिवार ही फर्स्ट होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कर कैसे रहे हैं? क्या बिहार और बिहारी केवल उनके परिवार के लोग हैं? इसके इतर बिहार की कोई जनता उनके लिए बिहार या बिहारी नहीं है जिनके भला के बारे में वो सोच सके, भलाई के बारे में सोच सके। केवल परिवार के लोगों को टिकट दे देकर आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस तरीके के मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में राजनीतिक विवाद एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आरजेडी के नेता रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने तीखा बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो भी मेरी बहन, मेरी मां या प्रधानमंत्री की मां के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो पागल हो गया है। महुआ विधायक पागल हो गया है, उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव आगे कहते हैं कि वे बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल और बिहार गठबंधन तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता। कुल मिलाकर दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने भी एक विरोध जताया था। दोस्तों, पार्टी के काम करने के तरीके को लेकर सवाल खड़ा किया था। उस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चिराग पासवान का भी बयान आया है। दोस्तों, चिराग पासवान कहते हैं कि आरजेडी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरजेडी ने ओछी मानसिकता दिखाया है और माताओं बहनों के प्रति आरजेडी की पहचान को इससे उजागर किया जा सकता है कि वो किस तरीके की भावना रखते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, आरजेडी के मंच से जो भाषण दिया गया था उसे लेकर नाराजगी जताई गई है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं, उनके बयान की अहमियत तब मानी जानी चाहिए थी जब वो बिहार के अंदर कई सारे लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर जोर शोर से बोलते और अपनी सरकार को सच में वाकई दबाव के अंदर लेकर आते दोस्तों। लेकिन वो कुछ दिनों पहले तक बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उसके बाद आज कहते हैं कि एनडीए की सरकार बहुत काम कर रही है, तो यानी अपराध को अपने हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव के मंच पर बोले गए शब्दों को लेकर इस तरीके का बयान देकर नैतिकता के वाहक बन रहे हैं, जबकि उनको बिहार के लोगों के प्रति बोलना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चिराग पासवान केवल अपने सीटों का नंबर बढ़ाने के लिए बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल खड़ा कर रहे थे और अब एकदम शांति से उनको बिहार में सब कुछ सही लगने लगा है, इसी से पता चलता है कि उन्हें बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, केवल अपने सीटों की चिंता है और आरजेडी को ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, दो शब्द इनके बारे में भी लिखा जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रशांत किशोर आजकल काफी ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों, उनके इंटरव्यू से एक बात समझ में आ रही है कि उन्हें बिहार में 2025 के चुनाव को लेकर कुछ खास उम्मीद है नहीं। वो 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 में प्रशांत किशोर का जो अंतिम लक्ष्य है कि वो विपक्ष की भूमिका में रहना चाहते हैं दोस्तों, और इसके लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बिहार में सरकार बनाएंगे, तो वो कहते हैं कि या तो हमारे पास कोई सीटें नहीं आएगी या फिर हम लोग एक तरफा सरकार बनाएंगे। यानी एक तरफा सरकार बनाने को लेकर तो कोई भी ग्राउंड रियलिटी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है दोस्तों। अगर तमाम सर्वे में आप देखेंगे तो कहीं भी प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर उस तरीके से कोई चर्चा नहीं है जिससे कहा जाए कि उन्हें लेकर कोई लहर हो। ना आंतरिक कोई लहर है, ना ही कोई बाहर कुछ दिखाई देता है दोस्तों। इससे एक बात तय है कि प्रशांत किशोर 2030 की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का स्पेस लेना उनके लिए ये चुनाव जरूरी है और प्रशांत किशोर के निशाने पर एनडीए के नेता रहते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी जैसे नेता है। ऐसा करके आरजेडी वाला विपक्ष यानी विपक्ष का जो स्पेस है दोस्तों वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने आप को मजबूत विपक्ष के तौर पर आगे रख रहे हैं। कितनी सफलता उनको मिलेगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि वो जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी आसान हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है जो 20 साल से चल रही है दोस्तों, तथा कथित कुशासन की सरकार है, उसे एक्सपोज करके प्रशांत किशोर विपक्ष के लिए ही अच्छा माहौल बना रहे हैं दोस्तों। हालांकि विपक्ष उसे कितना ज्यादा फायदा उठा पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। ताजा हालातों से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ही मुख्य भूमिका में होगा।
देखते हैं क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, और आपका क्या अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है वो भी जरा लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया दोस्तों, और जीएसटी को लेकर जीएसटी बचत उत्सव मनाने के लिए बोला। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को काम पर लगा दिया दोस्तों। जो खबर है उसके अनुसार सांसदों को संसदीय क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए निर्देश जारी किया गया है। हर दुकानदार से संपर्क साधने के लिए बोला जा रहा है। दुकानों के ऊपर गर्व से कहो यह स्वदेशी है, इस तरीके के बैनर लगाने के लिए भी प्रेरित करने के लिए कार्यकर्ताओं से बोला जा रहा है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी जीएसटी के मामले को लेकर पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये माहौल कितना बन पाएगा ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन एक बात जो साफ दिखाई देती है वो ये कि बीजेपी के लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के काफी गंभीर आरोप लगे थे दोस्तों, जीएसटी को लेकर बार बार बीजेपी से जनता सवाल पूछ रही थी, उससे बचने के लिए बीजेपी अब इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के प्रयास बीजेपी वाले कितना भी कर ले, लोग सवाल तो ये पूछेंगे कि आपने 8 साल में इन चीजों पर जो हमारे जरूरत की चीजें हैं उन पर इतना ज्यादा जीएसटी लगाकर क्यों रखा हुआ था, जिसके कारण हमको सबसे ज्यादा परेशानी हुई और कई सारे बड़े बिजनेस भी बंद हो गए। ऐसे में दोस्तों अब भी जीएसटी के दाम इतने ज्यादा है जिसे लेकर बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब नहीं है इनके पास। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक भूचाल आना पूरी तरीके से तय है दोस्तों। आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा इंटरव्यू में कि ईवीएम हैकिंग के सवाल पर कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईवीएम हैक के आरोप लगाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद रेखा गुप्ता के बयान को शेयर किया है दोस्तों और गंभीर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में ईवीएम पर बहस और तेज हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब 70 सालों से ईवीएम हैक कर रहे थे वे लोग तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग रहा है, ये सही है। वो जीते तो जीते, जनता की जीत बताते हैं, हम जीते तो ईवीएम हैक, ये कौन सा फॉर्मूला है। यानी वो कह रहे हैं कि 70 साल तक इन्होंने किया तो हमको क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। एक तरीके से दोस्तों वह भी ये मान रही है कि उनकी पार्टी ने ऐसा किया है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ये बयान देना कि अब क्यों रो रहे हैं, अब क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं, 70 साल से उन्होंने भी ईवीएम हैक किया था, अब हम कर रहे हैं ये नहीं, वो जो ये बोल रही है कि अब हम कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर जो सवाल भाजपा पर उठते हैं उनके मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रही है। 2 शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और अगर आप भी मानते हैं कि इस पर जरूर बहस होनी चाहिए तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मुजफ्फरनगर के भोरा कला क्षेत्र का दौरा किया दोस्तों, जहां पर विधान परिषद के सदस्य किरणपाल कश्यप की निधि से निर्मित 4 स्मृति द्वारों का फीता काटा गया दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें जिन लोगों के स्मृति द्वार थे उसमें चौधरी चरण सिंह स्मृति द्वार था, एक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति द्वार था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्मृति द्वार था और एक स्वर्गीय जयपाल कश्यप यानी आंवला बरेली के पूर्व सांसद का स्मृति द्वार था दोस्तों। शिवपाल यादव के मुजफ्फरनगर आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया दोस्तों। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान के बारे में दोस्तों, क्योंकि आजम खान को लेकर अभी दावा किया जाता है कि उनकी पत्नी ने बीएसपी की प्रमुख मायावती से मुलाकात की है। तो क्या आजम खान इस बार समाजवादी पार्टी से इतर बीएसपी में जाने को लेकर विचार कर रहे हैं अगले चुनाव के मद्देनजर। तो इस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आजम खान हमारे समाजवादी नेता है, नेताजी मुलायम सिंह यादव के सच्चे अनुयायी है, चरण सिंह जी के अनुयायी है, उनको कोई नहीं हिला सकता। 10 बार के विधायक आजम खान को सरकार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला हुआ है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मजबूती के साथ उनके साथ में खड़ी है। हम आजम खान जी के परिवार के साथ भी एकदम डटकर खड़े हैं और इसीलिए कोई सवाल नहीं उठता उनका पार्टी से जाने का। समाजवादी व्यक्ति है। ऐसे में दोस्तों आजम खान को लेकर जो लगातार चर्चाएं चलाई जा रही है खासकर मीडिया में, उसे लेकर एक तरीके से मनाही कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या रुख अपनाते हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जो आजकल बीजेपी की नेत्री है दोस्तों और उत्तर प्रदेश के अंदर महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उनके भाई चंद्रशेखर बिष्ट उर्फ अमन बिष्ट के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाया गया है दोस्तों और 14 करोड़ रुपए के ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है गोमती नगर थाने में। बीजेपी की नेत्री और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट और सहयोगी हिमांशु राय पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित ठाकुर सिंह मनराल का आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है और आप लोग समझिए कि सरकार का हिस्सा है उनकी बहन अपर्णा यादव। तो ऐसे में अगर भाई के ऊपर यह मुकदमा दायर किया गया है दोस्तों तो इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि पावर में एक तरीके से उनका अच्छा खासा कंट्रोल होगा। कई सारे लोग उनको जानने वाले होंगे, सत्ता के आसपास वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। ऐसे में क्या जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है उसको न्याय मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गोरखपुर में इन दिनों लगातार हलचले हैं दोस्तों। बीते दिनों पिपराइच थाना क्षेत्र के अंदर 19 वर्षीय
छात्र की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी मेयर अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए। दोस्तों उनका कहना है कि प्रशासन ने हमारी बरसों पुरानी दुकान पर बुलडोजर चला दिया। जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचकर एसएसपी ने उनको समझा बुझाकर वहां से उठाया और अपने साथ चैम्बर में लेकर चले गए। दोस्तों शनिवार को दोपहर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी मेयर एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देने लगे। उनके साथ में 10 से 12 संख्या में अन्य लोग भी मौजूद थे दोस्तों और विरोध कर रहे थे। इनके विरोध का कारण था कि इनके पुरानी दुकान पर जो पुश्तैनी दुकान है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। हालांकि बुलडोजर के कारण केवल आम जनता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि बुलडोजर कैसे चलाया जाता है, बुलडोजर चलाने में कैसे भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों से स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान किया गया तो उस पर संजय सिंह बोले, कहा नरेंद्र मोदी आज स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं लेकिन खुद विदेशी घड़ी, चश्मा, हेलीकॉप्टर और गाड़ी सब इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। वो पहले खुद स्वदेशी अपनाएं, उसके बाद देश के लोगों को स्वदेशी अपनाने का ज्ञान देंगे तो लोग उनकी बातों को मानेंगे, वरना सवाल तो उठता ही रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय चीजें अपनानी चाहिए, कम से कम घड़ी और चश्मा अगर वो पहनते हैं, शौक है उनको, तो विदेशी कंपनी की भारतीय कंपनी पहने। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखेगा जरूर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचाते रहे। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस पर जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। आपके कमेंट का लगातार इंतजार रहेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद।